नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज पेपर हम डिस्कस करेंगे वो है ईपीएफओ में एओ एपीएफसी का पेपर 2004 में हुआ था, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम ईपीएफओ में अगर बात करें तो 2021 का, 2017 का, 2015 का, 2012 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे सभी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे जरूर भेज सकते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा कांग्रेस में एक पृथक दल जो कि स्वराज पार्टी कहलाया का गठन क्यों किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की जिन नीतियों से असंतुष्ट होकर देश बंधु के नाम से मशहूर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1923 में, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो कहाँ किया था? इलाहाबाद में। कब किया था? 1923 में। किसने किया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो क्या थे? तो स्वराज प्राप्त करने के वे कांग्रेस की गति से संतुष्ट नहीं थे। तो गति से संतुष्ट नहीं थे, करेक्ट आंसर ए यहाँ पर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने का क्या कारण था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 का जब जिक्र होता है तो 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसमें जो है यहाँ पर मुख्य प्रावधान था कि पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह शंका के आधार पे ही, अगर किसी पे डाउट है, किसी पे शंका है, तो उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इस जो है नीति से असंतुष्ट थे महात्मा गांधी और उन्होंने जो है वायसराय को चेतावनी दिए थे। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि 1919 में जो है वायसराय भारत के कौन थे? तो उनके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने यहाँ चेतावनी दिए थे कि हम यहाँ पर जो है देशव्यापी सत्याग्रह करेंगे अगर आप रॉलेट एक्ट को वापस नहीं लेते हैं। यानी कि वे चाहते थे कि सरकार रॉलेट एक्ट अधिनियम अविलंब वापस ले ले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज को एकत्रित करना तथा जनता में देश प्रेम की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए किसने जो है गणेश चतुर्थी तथा शिवाजी त्यौहार को मनाना प्रारंभ किया। तो देखिए बेसिकली महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलता है कि बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को एकत्रित करने तथा देश प्रेम की भावना विकसित करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी तथा शिवाजी त्यौहार को मनाना प्रारंभ किया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति शीततित द्रव है। तो देखिए अति शीतित द्रव जो है क्यों बोला जाता है, तो क्योंकि इसमें जो है द्रवों की भांति बहने का गुण होता है, लेकिन है ये क्या? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस होने के बावजूद इसमें जो है द्रवों की तरह बहने का गुण होता है। तो इसमें जो है शीशा इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको कांच के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आपने जो है यहाँ पर जरूर डाउट होगा कि शीशा को हमने तो बहते नहीं देखा है, लेकिन जो है पुरानी इमारतों को जब गौर से देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो शीशे लगे होते हैं तो नीचे से मोटा हो जाता है और ऊपर पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है रहने के कारण ये आपको जो है बहती है, तो इसीलिए उसको अति शीतित द्रव जो है बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। अब देखिए एक करंट का क्वेश्चन है कि 2002-3 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने जो है शिक्षा पर जो है कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च जो है किया था। तो 3%, इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको वन्य जीव अभयारण्य दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो उसको उससे मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले भीतरकनिका जो वन्य जीव अभयारण्य है तो उड़ीसा में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए का होगा 4। और उसका देखिए पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। तो यानी कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तो बी का 3 हो जाएगा। पोचारम, पोचारम जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, तो पोचारम आंध्र प्रदेश में होगा। और शरावती जो डी है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो देखिए 4-3-1-2, 4-3-1-2 कहाँ पर है? तो सी में है, तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में कथन पे आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में किसी भी सदस्य राष्ट्र में वीटो शक्ति निहित नहीं होती है। तो बिल्कुल सही है, वीटो शक्ति निहित नहीं है, क्योंकि वीटो शक्ति जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में है। सुरक्षा परिषद में वो भी 5 अस्थायी सदस्य जो परमानेंट मेंबर है उनके पास है। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि यूके, यूएसए, फ्रांस,
चाइना और रूस। तो ये आपको 5 कंट्री है। क्या भारत के पास है? तो नहीं, भारत के पास जो है वीटो पावर नहीं है, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर में शामिल नहीं है। और वीटो का मतलब होता है कि आपको पूर्ण सहमति हो, यानी कि 5 मेंबर है तो उनमें से एक भी अगर मना कर देंगे तो आपको वो वोट जो है आपको पास नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सुरक्षा परिषद में 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इसी को जो है 5 परमानेंट मेंबर में ही जो है वीटो प्राप्त है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए सभी अस्थायी सदस्यों द्वारा स्वीकारात्मक मत देना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है। अगर देखिए ये 15 है, 15 में से अगर 14 भी अगर दे देते हैं, ये 10 के 10 और इसमें से 4, तो भी ये आपको जो है पारित नहीं होगा कोई भी प्रस्ताव। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों 1 और 2 कथन सही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2001 के संदर्भ में बताना है। तो देखिए 2001 के बाद 2011 का भी जनगणना आ चुका है, क्योंकि ये पेपर हुआ था 2004 में, तो इसलिए 2001 का जनगणना पूछा गया है। तो देखिए प्रथम बार दशक जो है 1991 से 2001 में देश में महिला साक्षरता में पुरुष साक्षरता की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई थी। बिल्कुल सही था, क्योंकि 1991 2001 की जो जनगणना थी उसमें देखा गया कि महिला साक्षरता जो है पुरुष साक्षरता से जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अब देखिए दशक 1991 से 2001 में ग्रामीण शहरी साक्षरता में अंतराल बढ़ता गया। तो ऐसा नहीं है बढ़ता नहीं गया, बल्कि घटता गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता जो है बढ़ना शुरू हो गया। तो एक आपको दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला सही है, तो केवल एक ही यहाँ पर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था। तो 1939 से लेके 45 तक हुआ था। और इसमें जो प्रमुख कारण था वर्साई की संधि, जो कि 1919 में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए पर्ल हार्बर स्थित अमेरिका के नौसेना ठिकाने पर जर्मनी ने हमला किया था। तो देखिए जर्मनी ने हमला नहीं किया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 1941 में जो अमेरिका स्थित जो पर्ल हार्बर था उसमें जो है जापान ने हमला किया था। तो पहला जो है यहाँ पर हो गया गलत। दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो देखिए 2 भी सही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्साई की जो संधि थी, जिसे प्राय द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के पहले ही हस्ताक्षर किए, तो नहीं 1919 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए जब जापानी नगर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, तब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो ये भी सही है। तो देखिए 2 और 4 होना चाहिए सही, लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, तो सिर्फ 2 यहाँ पर सही होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि रेलवे जोन है और उसका मुख्यालय। तो रेलवे जोन और मुख्यालय से संबंधित आपको मिलान करना है। तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है। तो ए का 3 हो जाएगा। अब देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे, तो उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जयपुर में है। तो बी का 5 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में है। तो यहाँ पर सी का दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली है। तो डी का 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए 3, 5, 2, 1, जो कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा 18 रेलवे जोन का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 में आपको बताना है कि उत्पाद है और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि रबड़, तो रबड़ का प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो है आपको केरल। तो केरल यहाँ पर होगा। तो ए का यहाँ पर होगा 4। तो देखिए केरल में जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रबड़ का कुल जो है 92% उत्पादित होता है। वहीं तमिलनाडु में 3.4% और कर्नाटक में 2.1, यानी कि केरल के मुकाबले जो है रबड़ के उत्पादन में कोई भी नहीं है आसपास। तो ए का 4 हो जाएगा। उसका देखिए सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश कहाँ पर है? तो बी का 3। तो बी का 3 जैसे ही हो गया तो यहाँ पर आपको सी सही होगा। और मूंगफली का भी देख लेते हैं। तो मूंगफली का यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश है। और गेहूं का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो गेहूं का उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। तो यहाँ पर डी का 5। तो यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको अगर हम बात करते हैं
देखिए यहाँ पर है कि विशेष विवाह अधिनियम, तो ये आपको बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ सॉरी, एक मिनट ध्यान रखिएगा, सही नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 भारत के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीयों के लिए विवाह का विशेष रूप प्रदान करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बिल्कुल सही है, यानी कि विशेष विवाह अधिनियम भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश तथा जो भारत के लोग विदेश में हैं उन्हीं के लिए भी लागू है। तो बिल्कुल सही है। उसके देखिए दूसरा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन व सिखों पर लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है, भारत के जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर से सभी क्षेत्रों में लागू होता है। यह हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, जैन व सिखों पर भी लागू होता है। तो इसको ध्यान रखना है, बौद्ध, जैन व सिखों पर लागू होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिंदू विवाह अधिनियम। उसके देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वेश्यती के संपत्ति उत्तराधिकार में पाने के संदर्भ में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार का उपबंध है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सही है। भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए कोई दत्तक ग्रहण विधि नहीं है। वे इसलिए संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 के अधीन पालन पोषण के लिए किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको बी गलत हो जाएगा, कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन है कि क्या है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर है। तो यहाँ पर इसलिए गलत हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कथन पे विचार करना है और विचार करने के बाद इस पे सही कथन आपको बताना है। तो भारत के संविधान में संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके होता है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा भी इसके लिए जो है यहाँ पर प्रावधान है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा में भी किया जा सकता है। उसके देखिए भारत में नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं तथा उनके नामों में परिवर्तन के लिए संसद में विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति की सहमति इसमें जरूरी है। भारत में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है। तो ये भी यहाँ पर आपको हो जाएगा गलत। तो क्यों? क्योंकि भारत में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक संसद के दोनों सदनों में बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केवल दूसरा ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि संसद द्वारा लोकसभा की अवधि के बारे में क्वेश्चन है, तो विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 6 महीने से कम समय तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन न होने पर किसी भी दशा में 3 महीने से अधिक समय नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपको जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 1 वर्ष से कम समय तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपात की उद्घोषणा न होने पर किसी भी 6 महीने से अधिक समय तक नहीं हुआ। तो देखिए ये सही है, क्योंकि 6 महीने तक जो है बढ़ा सकते हैं एक बार में। तो ये आपको सही हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कथन पर विचार करना है और सही कथन बताना है। तो देखिए भारतीय संसद प्रभुत्व संपन्न नहीं है और उसके द्वारा पारित विधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन आती है। तो एक गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता चल गया कि भारत संसद को अर्ध प्रभुत्व संपन्न कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संसद अपने द्वारा पारित विधानों के न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रावधान तो करती है और यह शक्ति स्वयं उसी के द्वारा उत्सर्जित हुई है, परंतु भारतीय संसद के प्रत्येक विधान का न्यायिक पुनर्विलोकन तो किया ही जा सकता है, अतः यह अर्ध प्रभुत्व संपन्न है। तो यानी कि प्रभुत्व संपन्न नहीं है, अर्ध प्रभुत्व संपन्न है। उसके देखिए भारत में न्यायालयों के द्वारा मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक द्वारा तत्व प्रवर्तनीय है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको दूसरा सही हो जाएगा केवल। अब देखिए यहाँ पर खिलाड़ी हैं कि एथेंस ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी और देश। तो क्योंकि 2004 के जो यहाँ पर एथेंस ओलंपिक जो है हुआ था, उसी के द्वारा जो है यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए माइकल फेल्प्स संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक थे। तो देखिए ए का हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ए का दूसरा। अब ए का दूसरा आपको ए और सी में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यान थोर्प कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद यूलिया नेस्टरेंको, जो यूलिया नेस्टरेंको हैं
वो हैं बेलारूस के, और निकोलस थेसू जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा चिली के। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, सी ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए अगस्त 2004 में हुए एथेंस ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने जो है गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया? तो पुर्तगाल के थे फ्रांसिस ओबेक वेल्लू, तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत में प्रायद्वीपीय पठारों के राज्यों में जो है सस्य गहनता अधिक है, तो गहनता तो बिल्कुल यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत में पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में बायो गया निवल क्षेत्र तथा कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुपात सर्वाधिक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भारत में पंजाब व हरियाणा राज्यों में बोया गया निवल क्षेत्र तथा कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुपात सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पर बोया है, बोया गया जो यहाँ पर खेती होती है उसके बारे में है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपको भारत में पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में बोया गया निवल क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुपात यहाँ पर सर्वाधिक है। भारत में ग्रीष्मकाल दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु को कृषि की खरीफ ऋतु कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। तो देखिए यहाँ पर आप भारत में ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक है। भारत में ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम वर्षा होती है तथा यह खरीफ की फसल का समय होता है, जिसका ऐसे ऋतु को खरीफ ऋतु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पर डी सही होगा। इसको जो है सही मैं कर दूंगा, तो इसको जो है पीडीएफ में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि देश और अवस्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहामास जो है किस जो है कंटिनेंट में है, यानी कि उसके जो है यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो बहामास जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है, तो जबकि ध्यान रखना है जबकि मध्य अमेरिका का एक देश है। तो यहाँ पर आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर बहामास जो होगा उत्तरी अटलांटिक, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद बेलीज, तो बेलीज कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका में है, तो उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद देखिए मेसिडोनिया, तो मेसिडोनिया कहाँ पर है? तो यूरोप में है। और गेवन कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको गेवन जो है दक्षिण अमेरिका में है। तो देखिए बी का हो जाएगा बेलीज, आपको ध्यान रखना है, बेलीज हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। सी मेसिडोनिया यूरोप में हो जाएगा यानी कि एक, और डी गेवन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, तो सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम से पूरब की ओर जाते हुए उनके जो नगर हैं उनके क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पर पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम में यहाँ देखिए सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद लॉस एंजलस, ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, इधर से इधर की यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है नहीं, जबकि देश के सबसे अधिक 36.75 पंजाब में रहती है। तो अनुसूचित जाति जो है कहाँ रहती है? तो पंजाब में रहती है, तो ध्यान रखना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 28.4, यानी कि देखिए 36.75 के आसपास पंजाब में, 28% के आसपास पश्चिम बंगाल में, और 25% के आसपास तमिलनाडु में। तो ये स्टेटमेंट यानी कि पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, और पहला गलत होते ही यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। तो पढ़ लेते हैं, अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या तथा कुल जनसंख्या का अनुपात पंजाब में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का उपबंध है। एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक रूप से गठित किए गए हैं। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। तो देखिए एससी जो है 338 में, एसटी जो है 338 ए में है, और 338 बी में जो है बैकवर्ड क्लास का है। तो इसको ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन द्वारा दोनों को अलग कर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि समुद्र तट, सहरसा और राज्य, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दीघा जो है कहाँ पर है। तो देखिए दीघा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। उसका देखिए कोवलोंग, तो कोवलोंग यहाँ पर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में है। उसका देखिए चेरई कहाँ पर है? केरल में। और मुरुद जंजीरा कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में बड़े बंदरगाह। तो देखिए भारत में बड़े बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट कुल 13 हैं, जिसमें से 3 यहाँ पर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में है एन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल है
और उनके साथ जो है राज्य के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको तट मंदिर यानी कि शोर टेम्पल, तो देखिए शोर टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो शोर टेम्पल आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में है, तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा। उसका देखिए भीमबेटका, तो भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, यानी कि बी का हो जाएगा 4। और इसका देखिए केशव मंदिर, होयसल मंदिर कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि होयसल का जो केशव मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो कर्नाटक में, तो यानी कि आपको सी का हो जाएगा 1। उसका देखिए हम्पी, तो देखिए हम्पी यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर, तो हम्पी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो कर्नाटक में। तो देखिए हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है स्थित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है और केशव मंदिर कर्नाटक में ही है। तो देखिए केशव मंदिर कर्नाटक के मैसूर जिले में होयसल स्मारकों में स्थित है। तो देखिए सी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट गलत दिया हुआ, तो देखिए हम्पी और केशव मंदिर होयसल का दोनों कर्नाटक में है, तो सी और डी दोनों भी कर्नाटक में हो जाएगा। और भीमबेटका जो है आपको मध्य प्रदेश में है, और तट मंदिर यानी कि शोर टेम्पल, तो इस हिसाब से अगर बी यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि शोर टेम्पल तमिलनाडु में है, भीमबेटका यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में है, केशव मंदिर होयसल कर्नाटक में है, हम्पी भी कर्नाटक में ही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मोंटे कैसिनो की लड़ाई में बड़ी वीरतापूर्वक लड़े थे। मोंटे कैसिनो कहाँ स्थित है, तो देखिए मोंटे कैसिनो आपको इटली में देखने को मिलता है। तो कहाँ है, तो इटली में। तो ध्यान रखिएगा बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पर आप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक वीडियो और आएगा, फिर पूरा पेपर डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।